हाँ वी फ्यूचर डॉक्टर्स, आज के वीडियो में मेरे साथ जो दो बच्चे हैं, अंकुश और हर्षिता, दोनों एक ही गांव के हैं, बचपन से एक साथ एक ही स्कूल में पढ़े हैं, बीवाइज क्लासेस के स्टूडेंट हैं। दोनों ने कृष्णा बैच को फॉलो किया है और अब नीट 2023 क्वालिफाई करके मोस्ट प्रोबेबली दोनों सेम गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करेंगे। बिकॉज अंकुश का स्कोर है 650 और हर्षिता का 644, यानी दोनों का स्कोर काफी क्लोज है। तो हम उम्मीद करते हैं और भगवान जी से प्रेयर भी करते हैं दोनों को सेम गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिले, और ओनली एमबीबीएस ही नहीं, आप दोनों सेम कॉलेज से पीजी करें और आगे की पढ़ाई भी सेम कॉलेज से करें। एक साथ अच्छे से मेहनत करके अच्छे डॉक्टर बनके हमारे देश की, समाज की और गरीबों की भलाई के लिए काम करें। तो आप प्रॉमिस करते हो, करोगे पक्का? ईमानदारी से काम करोगे? पक्का प्रॉमिस है? अंकुश भाई आप भी प्रॉमिस करते हो? पक्का? देख लो, कैमरे के सामने प्रॉमिस किया आपने, ठीक? ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। अच्छा, अब इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉमिस और आपको करना है। इस इंटरव्यू में आप जो भी बोलोगे सच बोलोगे और ईमानदारी से बोलोगे, ताकि जो आपके छोटे भाई बहन है, जो आपके जूनियर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सही से गाइड उनको किया जा सके और उनको एक सही पाथ दिख सके। तो पक्का ईमानदारी से बोलोगे, सच बोलोगे? वेरी गुड। तो देखो भाई, इन दोनों बच्चों की जो जर्नी है ना, वो काफी मोटिवेशनल भी है और इंस्पायरिंग भी है और आपकी काफी हेल्प करेगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? देखो, अंकुश है हिंदी मीडियम से और हर्षिता है इंग्लिश मीडियम से। अंकुश ने अपनी पूरी पढ़ाई इस बार विदाउट कोचिंग करी है, जबकि हर्षिता ने कोचिंग के साथ करी है। यानी आपको सब टाइप का गाइडेंस मिलेगा और दोनों की स्टोरी इतनी अच्छी है। खास करके मैं अंकुश की अगर बात करूं, भाई अंकुश की स्टोरी सुनकर तो मैं खुद इंस्पायर हो गया, मैं खुद मोटिवेट हो गया। बिकॉज अंकुश ने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो इनके सिर्फ 89 मार्क्स आए थे और उस टाइम इनके पिताजी की भी डेथ हो गई थी। फिर उसके बाद इन्होंने खूब स्ट्रगल किया और फिर फिफ्थ ड्रॉप में 650 स्कोर किया है। और खास करके ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं क्योंकि रिसोर्सेज उनके लिए कम अवेलेबल होते हैं। आपका तो इंग्लिश मीडियम है ना, तो ये भी बेनिफिट मिलेगा। एक हिंदी मीडियम है, एक इंग्लिश मीडियम है, सारी टाइप की गाइडेंस आपको मिलती चलेगी। तो आप पूरा इंटरव्यू सुने, उसके बाद अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ही पूछ सकते हैं और कमेंट में रिप्लाई आप करोगे। इस वीडियो कमेंट आप रिप्लाई कर दोगे? पक्का, ये भी प्रॉमिस हो गया भाई। तो अब सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अंकुश से। अंकुश भाई, सबसे पहले अपने गांव का नाम बताओ। सीतापुरा। सीतापुरा कहाँ पे? बूंदी। बूंदी। यस सर। वेरी गुड, यानी कोटा के पास ही है और राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं, ठीक? और अब आपको क्या लगता है कि कौन सा कॉलेज इस बार आपको मिल सकता है? क्या उम्मीद करते हो आप? सर, जो एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर और आरएनटी भी मिल सकता है। ओके, एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर या आरएनटी, तो आप भी यही उम्मीद कर रहे हो? कॉलेज पसंद है दोनों को, एक साथ मिलेगा तो जाओगे? वेरी गुड। अब सबसे पहले भाई अंकुश आप बताओ, जब आपने फर्स्ट ड्रॉप दिया और आपके 89 मार्क्स आए और आपके पिताजी की डेथ भी हो गई, तो उस टाइम आपने अपने आप को कैसे संभाला? आप में इतना हौसला कहां से आया कि मैं फिर से प्रिपरेशन करूंगा? क्योंकि राजस्थान आपका स्टेट है, तो राजस्थान में कट ऑफ इतनी ज्यादा जाती है, तो ऐसे मतलब पहाड़ जैसा दिखता है कि 89 से आपको 600 तक जाना है। तो उस टाइम क्या आपकी सोच थी? आपके घर वालों ने मना किया या नहीं किया? तो क्या रहा था उस टाइम? मना किसी ने भी नहीं किया, घर वालों ने तो सपोर्ट ही किया था। फिर पापा का सपना भी था कि डॉक्टर बने आगे जाके बच्चा, तो मैंने छोड़ा नहीं इसको, किया आगे जाके, मतलब प्रिपरेशन करी। ओके, अच्छा, मतलब आपके पापा का ड्रीम था आप डॉक्टर बनो, तो वो आपके लिए इंस्पिरेशन रहे हैं, ठीक है? वेरी गुड। अच्छा, एक बात बताओ, फिर आपका सेकंड ड्रॉप में कितने नंबर आए? 509, 509। 509। फिर थर्ड में 574। 574। फोर्थ में 594। 594 और इस बार आपको पता ही है 650। यानी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लगातार लड़ते रहे। तो जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक ही मैसेज है, भाई हिम्मत मत हारो, आप जिद मत छोड़ो कि डॉक्टर बनना है तो बनना है। देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि कंपटीशन है, लेकिन अगर आप में जिद है, जुनून है, तो डेफिनेटली एक दिन कर जाओगे। तो आपका कोई स्पेशल मैसेज बच्चों के लिए जो ड्रॉपर है? हाँ, छोड़ना नहीं चाहिए किसी की भी। और फैमिली वाले जैसे रिलेटिव्स होते हैं, वो थोड़ा करते हैं कि आपका लड़का पढ़ नहीं रहा वगैरह, ऐसा कुछ करते हो, तो उनके दबाव में नहीं आना चाहिए। और फैमिली वाले सपोर्ट करते हैं तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, मतलब करो आगे प्रिपरेशन और भी। वेरी गुड। तो ये बात इन्होंने बहुत अच्छी बोली है।
भाई आपके जो रिलेटिव है, पड़ोसी है, ये लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं, आप इनको इग्नोर करो और अपने एम पे फोकस करो। क्यों हर्षिता? जी सर। बिल्कुल सही बात है। यस तो सर। आप भी बता दो थोड़ा सा जर्नी आपकी एक बार। सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर था 431 431 और सेकंड अटेम्प्ट में 538 538 और Yes. अब थर्ड में 644। यानी आपका भी ये सेकंड ड्रॉप था। तो हर्षिता का सेकंड ड्रॉप है और अंकुश का फिफ्थ ड्रॉप है। वेरी गुड। तो जब आप पढ़ रहे थे तो आप एक साथ बचपन से पढ़े हो, तो ये गैप कहाँ पे आया? सर ये नवोदय की प्रिपरेशन करने चली गई थी, तो वहां से फिर 2 साल पीछे रह गई मेरे अच्छा, से। ये नवोदय की प्रिपरेशन करने आप जब गए उस टाइम 2 साल पीछे रह गए थे। जब फिफ्थ क्लास में गई तो फिर गांव से इंग्लिश मीडियम में गई, तो उसमें पहले हिंदी मीडियम में थी तो कवर अप नहीं कर पाई, तो फिर पीछे रह गई थी। अच्छा, कवर अप नहीं कर पाए, तो अब वो गैप यहाँ पे आके मैनेज हो गया कि सेम कॉलेज में चले जाएंगे। अब सर अब बराबर आ गए हो दोबारा से। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा अंकुश, ये बताओ कि आपने कोई कोचिंग किया था, प्रिपरेशन कहाँ से किया था, कैसे प्रिपरेशन किया है? शुरू के स्टार्टिंग के 3 साल एलन से किया है, फिर इस बार तो सेल्फ किया था और कृष्णा बेच ज्वाइन किया था बीवाइस क्लासेस का, और एनसीईआरटी पे फोकस किया था। यूट्यूब पे फॉलो करता था बीवाइस क्लासेस, तो वहां से इंस्पिरेशन मिली मेरे को कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। फिर एनसीईआरटी पढ़ी और इस बार हो गया। वेरी गुड। अच्छा, जब आपने कोचिंग किया था, कोटा में ही किया था, तो जब आपने कोचिंग किया था तो उस टाइम आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे क्या रीजन? उसके पीछे रीजन यही था कि एनसीईआरटी पे फोकस नहीं किया था पहले, और बाकी फिर रहता ये लक भी नहीं था थोड़ा मेरे साथ। ओएमआर गलत फिल हो जाता था बार बार मेरे साथ। ओके। इस बार सब पे फोकस किया और अच्छे से किया, प्रैक्टिस किया, सब पे क्वेश्चन प्रैक्टिस की, ओएमआर भी घर पे लेके क्वेश्चन करे, उससे फिल किया ओएमआर भी। वेरी गुड। अच्छा, एक तो ना थोड़ा ऊंचा बोलना आपको, है ना, ताकि आपकी साउंड क्लियर जाए, ठीक है। अब एक पॉइंट ये है कि जब आप कोचिंग कर रहे थे तो उस टाइम आपने एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं पढ़ा? नहीं, थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ा था, जैसे बायोलॉजी की पढ़ी थी थोड़ी बहुत, और केमिस्ट्री फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। अच्छा, आपके टीचर कोचिंग में नहीं बोलते थे कि एनसीईआरटी पढ़ो? टीचर बोलते थे कि नोट सफिशिएंट है, बाकी की नोट से बाहर नहीं आएगा, ऐसे बोलते थे। अच्छा, सीधा ये बोलते थे। लेकिन टॉपर तो इनके ये बोलते हैं कि हमने एनसीईआरटी पढ़ा, एनसीईआरटी से ही सिलेक्शन हुआ है। और कुछ कुछ टीचर बोलते होंगे, पर बाकी तो ये बोलते कि मेरे नोट से बाहर नहीं आएगा। अच्छा, मेरे नोट्स ही पढ़ो और मॉड्यूल करो। मॉड्यूल की क्वेश्चंस करने की बोलते थे। चलो ये तो ठीक है। आप खुद बताओ कि कोचिंग के जो मॉड्यूल्स है, सारी कोचिंग के मॉड्यूल आपने देखे होंगे, मॉड्यूल अच्छा है या एनसीईआरटी? एनसीईआरटी अच्छी है। अच्छा, अब बच्चे ये बोलते हैं, भाई टीचर भी बोल देते हैं कि एनसीईआरटी टफ है, आपको समझ नहीं आएगी। तो जब आपने ड्रॉप ईयर में ये डिसीजन लिया कि अब तो मैं खुद ही एनसीईआरटी पढ़ूंगा, तो उस टाइम आपको टफ नहीं लगी? टफ लगी थी, पर फिर जो कृष्णा बेच फॉलो किया ना, वहां से फिर सब लाइन टू लाइन पढ़ाते, उसमें तो अच्छे से कवर अप हो गया वो। लेकिन आप तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो। हाँ, पर आ जाता है थोड़ा केमिस्ट्री, तो मतलब तो करना पड़ता है थोड़ा उस पे मेहनत। मतलब जैसे और भी बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो हैं वो कृष्णा बैच ज्वाइन करते हैं, और जो वीडियो देख रहे हैं बहुत सारे करेंगे, तो आप एक बार उनको बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती उनको, ताकि सही गाइडेंस मिल सके। नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बस आप मतलब खुद से रखोगे विश्वास कि हो जाएगा तो हो ही जाता है। मैंने भी किया है, मेरे को भी लगता था कि हिंदी मीडियम से हूँ, कैसे इंग्लिश के करूंगा, फिर थोड़ा बहुत देखा तो समझ में आ रहा था सब। फिर मेरी खुद की एनसीईआरटी लेके बैठा हिंदी मीडियम वाली, और बाकी सर तो लाइन टू लाइन पढ़ाते हैं, तो वहां से हाईलाइट कर लिया पॉइंट कि कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं, क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें इंग्लिश में भी अच्छी रहती है याद करना, हिंदी में याद भी नहीं होती है वो। तो फिर मैंने इंग्लिश ही अच्छा लगा मेरे को पढ़ना है, इंग्लिश से ही इंग्लिश मतलब एक काम कर सकता है, अगर हिंदी मीडियम का बच्चा भी कृष्णा बैच को फॉलो कर रहा है, कृष्णा बैच तो अपना इंग्लिश मीडियम है, आपको दिक्कत आई नहीं होगी बिल्कुल भी, तो वो एक काम करे, अपनी हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी साथ रख ले, क्योंकि टॉपिक तो सारे वही है ना, बस उसको साथ के साथ अंडरलाइन करता चले कि सर ने बताया यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, और पढ़ता वहां से रहे और समझता कृष्णा बैच से रहे। तो ऐसे आपने किया है तो दिक्कत नहीं आएगी बच्चों को। अगर हिंदी मीडियम के मेरे से पूछे कि हम ज्वाइन करना चाहते, बोल दूं? पक्का? हाँ सर, बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने भी तो किया है, मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ। और बाकी फिर हिंदी मीडियम वाले मतलब कोचिंग्स में भी तो इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स तो इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, पूरी हिंदी तो समझ में भी नहीं आती, एनसीईआरटी वाली हिंदी समझ में भी नहीं आती। अच्छा ये बताओ, जैसे आपने अभी बताया कि भाई वैसे तो मोस्टली इंग्लिश की टॉपिक बताते ही रहते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, आपने जैसे बताया कि आपने तो कृष्णा बैच से प्रिपेयर कर लिया, स्कोर कितना रहा आपका केमिस्ट्री में? 161। 161।
कृष्णा बैच के अलावा कुछ और किया था किसी के लेक्चर? नहीं किया कुछ भी। ओनली कृष्णा बैच से 161। इस बार पेपर टफ भी था, 161 तो काफी अच्छा स्कोर है। ठीक है, अच्छा आप बताओ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा कृष्णा बैच का? सर बहुत अच्छा था, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर करवाई, तो मेरा स्कोर काफी एनहांस हो गया था, मतलब 147 स्कोर किया था मैंने। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा एक ये है, जैसे आप इंग्लिश मीडियम में हो, आपने तो कोचिंग किया था ना इस बार, Yes, तो कोचिंग के साथ साथ आपने ओनली कृष्णा बैच ले रखा था, तो मैनेज हो जाता है कोचिंग के साथ? हाँ सर, थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है एक्स्ट्रा। अच्छा, तो आप पढ़ते कैसे थे भाई? जैसे कोचिंग जाते थे, कितनी क्लास होती थी, आपका शेड्यूल क्या होता था, टाइम टेबल क्या होता था, वो पूरा बताओ एक बार, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो हो सकता है किसी कोचिंग में जाते हो, बताओ। सर 4 लेक्चर्स होते थे एक दिन में, तो सुबह 6:30 से और 2 बजे तक का रहता था, फिर रेस्ट किया थोड़ा बहुत, फिर घर पे आके फिर पढ़ना स्टार्ट करती थी 3-4 बजे के आसपास, फिर वही मतलब शाम को थोड़ा मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करती थी, फिर लंच मतलब डिनर के बाद वापस पढ़ना स्टार्ट कर देती थी। वैसे यही होता था, सुबह 5 बजे उठना पड़ता था कोचिंग जाने के लिए। ओके, वेरी गुड। अच्छा देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, अगर मेहनत के बिना कुछ नहीं है, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए किसी को, है ना। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैंने और बच्चों के भी इंटरव्यू किए हैं, हर बच्चा जो 650 के राउंड अच्छा स्कोर लेके आता है, उससे मैंने ये सुना है कि वो जिम जाते थे या कोई गेम खेलते थे, तो आप भी ऐसा कुछ करते थे? नहीं सर, मैं तो मतलब फैमिली के साथ रहती थी, तो उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करती थी, उससे मेरा रिफ्रेशमेंट हो जाता था। अच्छा, मतलब फैमिली, मतलब जो एंटरटेनमेंट के लिए आपने ये चूज कर रखा था कि फैमिली के साथ टाइम बिताओगे। वेरी गुड। आप क्या करते थे? सर मैं ऐसे तो कहीं जाता नहीं था बाहर तो, पर जैसे आईपीएल आ रहा था उस टाइम तो आईपीएल देखता था, क्रिकेट फेवरेट है मेरा तो देखता था मैं। बाकी अगर आईपीएल भी नहीं आ रहा होता तो मैं कपिल शर्मा देखता था, वो काफी अच्छा लगता था वो मेरे को। हाँ सर। अच्छा इसके अलावा गेम वेम नहीं, मतलब चलो एंटरटेनमेंट के लिए आईपीएल देख लिया या कपिल शर्मा शो देख लिया, वो तो ठीक है, लेकिन जब आप वो कपिल शर्मा शो देख रहे हो या आईपीएल देख रहे हो, डिस्ट्रैक्शन तो उससे होता है। आप मोबाइल में देख रहे हो तो फिर यूट्यूब चला लिया या कोई गेम खेलने लग गए या वेब सीरीज देखने लग गए, ऐसा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था? होता था सर, पर करते थे कंट्रोल, फिर मोबाइल साइड में रख देते, या फिर उसमें रिचार्ज ही नहीं करवाया मैंने तो, 2 महीने रिचार्ज ही नहीं करवाया था, फिर ऐसा हुआ तो। ओके, मतलब जब आपको ऐसा लगा ना कि अभी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आगे से रिचार्ज ही बंद कर दो। वेरी गुड, मतलब आपको मोबाइल तो छोड़ना पड़ेगा। अच्छा आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि जो आपने वो आईपीएल का मैच देखा, कपिल शर्मा शो देखा है, इसके कारण थोड़े कम मार्क्स रह गए हो, आप और अच्छा कर सकते थे? नहीं ऐसा तो नहीं होता, वहां पर अगर 1-2 क्वेश्चन अगर गलत होते उसकी वजह से तो लगता तो है, पर उसका रीजन वो भी नहीं होता कि आपने देखा, थोड़ा बहुत टाइम तो देना ही पड़ता है। ऐसे अगर 12 घंटे पढ़ रहे तो बीच बीच में थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही सही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो हम मशीन नहीं है, हम ह्यूमन बीइंग है ना। ब्रेन भाई आपका तभी काम करेगा जब उसको टाइम टू टाइम रेस्ट मिलता रहेगा। तो आप गेम खेलो या आप कोई जैसे कपिल शर्मा शो आपने देखा, या कुछ भी एक एंटरटेनमेंट का साधन, आपका कोई आर्ट प्रैक्टिस, डांसिंग, सिंगिंग, कुछ ऐसा करो, करना चाहिए आधा घंटा 1 घंटा डेली, तो इससे आपका माइंड रिफ्रेश होता है। वेरी गुड। अच्छा अब जैसे हर्षिता ने अपना टाइम टेबल बताया, वो तो कोचिंग में जाती थी, आपका आपने घर पे सेल्फ स्टडी किया है, और मोस्ट ऑफ द ड्रॉपर्स जो हैं वो सेल्फ स्टडी करते हैं या 1-2 सब्जेक्ट की कोचिंग लगा लेते हैं, तो आपका शेड्यूल क्या होता था? मेरा शेड्यूल, मैं 7:30 बजे उठता था और 8:30 बजे से पढ़ने बैठता था, तो 1 बजे तक पढ़ता था, और बीच में अगर भूख लगती थी तो खाना वाना खा के वापस पढ़ने बैठता था, और दिन में थोड़ा रेस्ट करता था। 4:30 से 5 बजे वापस पढ़ने बैठ जाता था, और 7:30 से 8 तक पढ़ता था मैं। फिर खाना वाना खा के थोड़ा बाहर घूमता था, और 9-10 बजे से वापस पढ़ने बैठता था, तो 1-2 बजे तक पढ़ता था रात में। रात में 1-2 बजे तक पढ़ते थे। वेरी गुड। और हर्षिता, जैसे अंकुश ने बताया, वो तो रात में पढ़ने वाला बच्चा है, आप कैसे थे? सर सुबह उठना प्रेफर करती थी मैं, क्योंकि कोचिंग जाना होता था, फिर रात में उतना लेट तक नहीं पढ़ पाती थी, तो 11 बजे के आसपास सो जाती थी। ओके, फिर सुबह जल्दी उठ जाते। अच्छा, तो आप तो सुबह जल्दी उठ के पढ़ना पसंद करते थे, तो आपको क्या बेनिफिट लगता था, सुबह ज्यादा रिफ्रेश रहता है या रात में? सर सुबह ज्यादा रिफ्रेश रहता है, मतलब सो के उठते हैं तो फिर वो मेमोरी थोड़ी एनहांस हो जाती है। अच्छा, सुबह पढ़ना चाहिए या लेट नाइट तक पढ़ना चाहिए? नहीं सर, मतलब अपने हिसाब से पढ़ना चाहिए, जिसको जो कंफर्टेबल लगे टाइम, उसी टाइम पे पढ़।
क्यों अंकुश, आपको नहीं लगा कभी ऐसे कि यार मैं तो लेट तक पढ़ता हूँ, कुछ बच्चे सुबह पढ़ते हैं, उनको ज्यादा याद होता होगा, आप ऐसे डिमोरलाइज नहीं हुए? नहीं सर, मैं तो नहीं हुआ क्योंकि मेरा रात में अच्छा रहता था पढ़ना, मेरे को अच्छा लगता था पढ़ना और नींद भी नहीं आती थी। फिर 12 बजे के बाद तो नींद आती नहीं थी, पढ़ने का मन करता था और भी। और उस टाइम शोर शराबा भी नहीं रहता कुछ? यस सर, बिल्कुल भी नॉइस नहीं रहता। बिल्कुल। मतलब अपने को इन दोनों बच्चों से एक बात क्लियर हो गई भाई, आपको सिर्फ है ना फोकस्ड होकर के पढ़ना है। सुबह जल्दी उठ के पढ़ो या लेट नाइट तक पढ़ो, पढ़ने में फोकस करो, इस बात पे फोकस मत करो कि मैं कब पढ़ रहा हूं, है ना, यही पॉइंट अपना। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये बताओ, जैसे आपने बताया कि ये शेड्यूल आपका रहता था, आप घर पे ही सेल्फ स्टडी करते थे, तो आप जैसे कुछ बच्चे ये होते हैं, आज बायो पढ़ ली, कल फिजिक्स पढ़ ली, फिर एक दिन या ऐसे कर दिया केमिस्ट्री बायो पढ़ लिया, आप ऐसे करते थे? नहीं, ऐसे तो नहीं करता। मतलब जैसे मैं तो टॉपिक सेलेक्ट करता था कि आज ये पढ़ूंगा, तो जरूरी नहीं था कि वो पूरी बायो ही वो सुबह के टाइम बायो पढ़ लेता था, क्योंकि बायो अच्छे से याद होती है, रात में बायो पढ़ते टाइम नींद आती है। तो मैं रात को फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ता था और सुबह के टाइम बायो पढ़ता था। रात में फिजिक्स पढ़ते थे और सुबह के टाइम बायो और केमिस्ट्री? फिजिक्स या तो रात में मैं मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स में से एक पढ़ता था मैं रात को। हाँ, और मतलब आप दिन में 2 सब्जेक्ट करते थे बस, या तीनों पीसीबी? 3 भी करता था, कभी कभी 3 भी हो जाते थे, कभी कभी 2 भी होते थे। बाकी सुबह के टाइम बायो पढ़ता था मैं। वेरी गुड। अच्छा आप क्या करते थे, आप भी ऐसे ही करते थे क्या, कभी केमिस्ट्री कर लो कभी बायो कर लो, या डेली तीनों करते थे? सर कोचिंग जाती थी तो रिवाइज करना पड़ता था डेली तीनों सब्जेक्ट्स। फिर उसके अलावा जो एक्स्ट्रा टाइम होता था उसमें मतलब कोई सा भी एक सब्जेक्ट खत्म करना रहता था मुझे, तो उसी को खत्म करती थी, स्विच नहीं कर पाती थी ऐसे दूसरे सब्जेक्ट। वेरी गुड। अच्छा आप क्या रेकमेंड करोगे भाई, डेली तीनों सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए। क्यों कुछ डेली तीनों पढ़ना चाहिए। डेली तीनों पढ़ना चाहिए। अच्छा आप एक ये बताओ, संडे को आप पढ़ते थे या रेस्ट करते थे? कम ही पढ़ाई होती थी संडे को, वो ऑटोमेटिक ही, पता नहीं क्यों होता था ऐसा, बट ऐसे ही होता है थोड़ा। तो मैं तो पहले ही वीडियो में बोला आपको हाँ ऐसे कि संडे को मत पढ़ो, पढ़ाई तो होनी नहीं है। आपकी हो सकती थी? मेरा तो वैसे ही हर दिन संडे ही था मेरा तो। मतलब आप तो घर ही रहते थे पूरा दिन, आपका शेड्यूल वही चलता था, मतलब संडे को ही पढ़ लेते थे? हाँ, अगर जैसे पेपर रहता था मेरा संडे को, मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, तो संडे को उतना नहीं पढ़ता था मैं। जैसे पेपर दे के आया 5:30 बजे तक, तो फिर थोड़ी देर ऐसे एनालिसिस करने के बाद या तो मैं टीवी देखता था या फिर मोबाइल में, या फिर कहीं बाहर चल जाता था। अच्छा मुझे टेस्ट सीरीज से याद आया, आप तो वहां कुल्हाड़ी में ऑफलाइन टेस्ट देने आते थे, है ना, बीट के भी और बीवाइज क्लासेस केमिस्ट्री केयर टेस्ट भी, तो प्योर इंग्लिश मीडियम है, आप तो हिंदी मीडियम से हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आई? प्रॉब्लम आती थी, थोड़ी थोड़ी आती है, पर इतनी भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती कि आप कर ही नहीं सकते। होता है मतलब 15-20 नंबर का फर्क तो पड़ता ही है, पर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप कर ही नहीं पाओगे। ऐसा पहले से थोट नहीं बनानी चाहिए कि आप नहीं कर सकते। और बाकी अगर इंग्लिश में कर पाते हो तो अच्छा होता है, क्योंकि एग्जाम में बहुत सी बार वो है ना, हिंदी के क्वेश्चन में भी इंग्लिश लिख देता है। ऐसा 2022 के पेपर में मेरे साथ हुआ है, ऐसा एक क्वेश्चन, वो हिंदी की जगह इंग्लिश नेम दे दिया उसका, मेरे को इंग्लिश नेम पता ही नहीं था, वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया और उसी से मैं 2 मार्क से रहा था। अगर वो सही होता तो अच्छा वो क्वेश्चन सही होता तो फिर आपको एक ड्रॉप नहीं करना पड़ता, लेकिन ये ड्रॉप तो अच्छा हुआ ना यार, मार्क्स बहुत अच्छे आ गए। हाँ, ये तो सही हुआ मेरे साथ कि वो ड्रॉप हो गया, तो भगवान ने अच्छा किया। अच्छा किया, मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ड्रॉपर्स के लिए ये मैसेज भी है कि ऐसा मत सोचो कि मैं इस बार 590 पे रह गया, 580 पे रह गया, या मेरी OMR बिगड़ गई, या कोई और इश्यू हो गया। आप तो बस ये सोचो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, आप बस अपने काम पे ध्यान लगाओ और लगे रहो, है ना। अब एक बात बताओ, जब आप बीट के टेस्ट देते थे उसमें कितने मार्क्स आते थे? बीट में मेरे 580 तक आने लग गए थे लास्ट तक। शुरू में 520 530 आ रहे थे, फिर 580 तक पहुंच गया था मैं। अच्छा देखो, जैसे आपने बताया कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में ज्यादा 15-20 नंबर का डिफरेंस रहता है, तो जब आपके 520 530 आ रहे थे तो उस टाइम आपको नहीं लगा कि कहीं इस बार भी रह गया? तो लगा था ना, उस टाइम बहुत डिमोटिवेट हो गया था कि यार ये क्या हो रहा है। एक फिर इससे ही पूछा था मैंने इसको, इसकी फिजिक्स अच्छी थी, मेरे फिजिक्स में नहीं आ रहे थे आपकी कोचिंग में, तो फिर इसने बोला कि थोड़े क्वेश्चन भी मतलब उस टाइप के आ रहे हैं, तो फिर उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर अगले टेस्ट में मार्क्स बढ़ गए मेरे। हाँ, फिर उसके बाद से तो अच्छे आ रहे थे फिर मार्क्स, तो लास्ट में तो 580 तक चले गए। जैसे 520 से 580 तक आपका गया, तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ा था, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया था।
फिर ऐसे बीच बीच में से लगने लग गया था कि यार अगला पेपर नहीं देने जाऊँ, मार्क्स तो आ ही नहीं रहे। पर जैसे मैं सोचता था कि यार एक बार दे के देखता हूँ, और उसी पेपर में अच्छे नंबर आ गए, तो फिर दिए सारे। Confidence। यस सर। अच्छा, अब एक बात बताओ, बीट के जो टेस्ट थे, मैं ये पर्सनली अपने लिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि इस साल भी जो हम टेस्ट बनाएंगे उसमें आपको सजेशन भी देना है, क्या वो एनसीईआरटी बेस्ड थे या नहीं थे? क्या नीट से ज्यादा टफ लेवल था, या इक्वलेंट टू नीट थे, या नीट से इजी थे? और इसमें हम और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं? सर केमिस्ट्री बायो तो पूरी एनसीईआरटी बेस्ड रहती थी। बायो में खासकर जो अभी स्टेटमेंट वाइज वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं सर्च एंड रीजन, वो तो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड रहता था। और केमिस्ट्री तो ऐसा लगता है जैसे नीट का ही पेपर दे रहे हैं, काफी क्वेश्चन में मिले भी है इस बार उसमें से। केमिस्ट्री का मैं ही बताता हूँ। हाँ, और फिजिक्स में थोड़ा सा लगता था कि यार टफ आ रहा है, पर फिर लास्ट में तो हो गया था, वो थोड़ा इजी कर दिया था फिर लास्ट। बच्चों ने बोला था फिजिक्स में सर की थोड़ा सा टफ है, तो फिर मैंने सर से बात की, फिर ठीक करवा दिया था। और इस बार हम कोशिश करेंगे स्टार्टिंग से ही पूरा पेपर का लेवल जो है इक्वलेंट टू नीट रखा जाए। आपका अलग से कोई सजेशन इसमें कुछ इंप्रूव हम कर सके? इम्प्रूव सर, जैसे बायो में ना अभी स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन तो आते ही है, और उसके साथ साथ जो सिंगल लाइन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती है, तो उसके साथ साथ उनकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। नहीं, उसके लिए हमने दे रखा ना बच्चों को, वो वर्कशीट दे रखा है। वर्कशीट आपने नहीं करी सुदर्शन बैच में जो थी? अच्छा, मैडम के वाइवा देखे थे आपने सुदर्शन बैच के? नहीं देखे? सर। इंग्लिश आपका इंग्लिश में हिंदी मीडियम था इसलिए आपने देखे थे? आपने वाइवा नहीं देखे, ओनली कृष्णा बैच देखा है? यस सर। बस दोनों ने ओनली कृष्णा बैच। और आपने बीट भी करी थी साथ में, और केयर भी करी थी आपने ऑफलाइन। आपने तो नहीं किया शायद। चलो ठीक है। अब मुझे ये बताओ, आपको भी अब जैसे वो तो हो गया ड्रॉपर, ठीक, मतलब वो तो कोचिंग ही नहीं कर रहा। अब आप जब कोचिंग में टेस्ट देते थे तो मार्क्स आपके कितने आते थे? सर स्टार्टिंग में तो मतलब एलन के सारे टेस्ट में 600 के ऊपर ही आते थे। फिर लास्ट में थोड़ा स्कोर डाउन हो गया था फुल सिलेबस में, मतलब धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ फिर वो। तो लास्ट में जाते जाते एग्जाम के 2-3 दिन पहले 620 के आसपास आए थे मार्क्स। और हाईएस्ट कितना आया? सर हाईएस्ट 665 थे सर। 665। Yes. अच्छा, एक बात और बताओ, एक जैसे ये होता है अंकुश भाई, अगर मान लो मैं टारगेट बनाऊंगा 600 का, तो बात सीधी सी है कि मेरे मार्क्स आएंगे 580 550, है ना? अब आपने जब टारगेट बनाया होगा, क्योंकि राजस्थान है, कट ऑफ ज्यादा जाती है, तो आपने क्या सोचा था कि कितना टारगेट लेके चले थे कि मेरी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग मेरे को इतना स्कोर तो करना पड़ेगा? सर 650 प्लस का ही टारगेट लिया था, क्योंकि यहाँ पे उसी में बेटर कॉलेज मिल सकता है राजस्थान में। तो 650 का टारगेट आपने रखा और 644 आपके आ गए। वेरी गुड। आपका टारगेट कितना था? मेरा सर 670 680 टारगेट था मेरा। ओके, मतलब आपने 670 से 680 का टारगेट रखा और 650 आ गए। तो सिंपल सी बात ये समझ में आती है, अगर आपका टारगेट किसी का 650 है तो आप ये मान के चलो आपके मार्क्स कम आएंगे, मतलब 650 से कम ही आएंगे, चाहे 10 नंबर कम आए। तो आपका जो आप जो स्कोर पे आप कॉलेज में जाना चाहते हो, आप टारगेट उससे 20 से 30 मार्क्स ज्यादा बनाए। मान लीजिए किसी बच्चे को ये है कि मुझे 680 स्कोर करना है, तो आप टारगेट 700 प्लस का लेके चले। और अगर आपका 700 प्लस का टारगेट है तो आप 720 का टारगेट लेके चले। यही मतलब हुआ ना, मतलब टारगेट थोड़ा आपको ज्यादा लेके चलना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, आपके टेस्ट में कितने क्वेश्चन नेगेटिव हो जाते थे? सर स्टार्टिंग में बहुत सारे हो जाते थे, 25 के आसपास हो जाते थे। 25 क्वेश्चन नेगेटिव कर देते थे, तो कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ उससे? बहुत कम होता था, फिर धीरे धीरे कम किया, थोड़ा स्टार्ट किया, मतलब कम करना। ओके, फिर आपने वो धीरे धीरे, मार्क्स बढ़ना स्टार्ट हुए। हाँ, मेन पॉइंट ये है आपने वो कम कैसे किया? सर थोड़ी पढ़ाई की, एनसीईआरटी पे बहुत फोकस किया था। फिर मतलब जैसे बायो में ही बहुत सारे नेगेटिव हो जाते थे, क्योंकि एनसीईआरटी हमने पढ़ तो रखी है बट वो लाइंस याद नहीं रहती, मतलब तो फिर उस पे बहुत फोकस किया, फिर तब जाके थोड़ा सही हुआ। ओके, फिर आपके मार्क्स बढ़ने लग गए। अच्छा, आपके जब मार्क्स कम आते थे, नेगेटिव तो आपके भी होते होंगे, कितने नेगेटिव हो जाते थे? मेरे 15 से 20 तो होते ही थे। तो फिर कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा आपका? कॉन्फिडेंस सर क्या नाम से, मेरे एक टेस्ट में ना 560 मार्क्स ही रह गए थे एलन वाले में। तो फिर मैं काफी डिमोटिवेट हो गया था कि यार अब तो मतलब इतने तो लास्ट ईयर ही नहीं आ रहे थे इतने कम मार्क्स। तो फिर वहीं से मैंने ज्यादा पढ़ना स्टार्ट किया और पेपर करना सोल्व किया। डेली का एक पेपर स्टार्ट कर दिया था मैंने, कंटिन्यू मैंने 2 महीने तक एक पेपर किया। और लास्ट में जाके मेरे 650 मार्क्स आने लग गए थे कोचिंग में भी, और नेगेटिव भी बहुत कम होते थे। नेगेटिव भी कम होते थे। अच्छा, नेगेटिव कम करने के लिए आप क्या करते थे? कोई मिस्टेक वगैरह लिखते थे या नहीं लिखते थे? हाँ, मिस्टेक्स लिखता था मैं, रिवाइज भी करता था उनको कि यार ये मिस्टेक और ये। और मोस्टली मिस्टेक वही होती है कि कभी वो इनकरेक्ट पूछता है तो अपन करेक्ट वाला कर देते हैं, और करेक्ट वाले को इनकरेक्ट ऐसे होता है यार। ट्रू फॉल्स वाले भी ऐसे ही गलत होता है।
मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स तो हमारी कॉमन मिस्टेक होती है, यानी जैसे जो मिस्टेक आप केमिस्ट्री में कर सकते हो वही बायो में भी हो सकती है। जैसे आपने करेक्ट इनकरेक्ट वाली बताई, एक हम वो मिस्टेक करते हैं, ऑप्शन ऐसे होंगे 0 1 2 3, है ना, और उसमें ना अपना आंसर आएगा 2। अब आंसर 2 तो ऑप्शन 3 में है और हम क्या लगा के आ जाते हैं, ऑप्शन 2 को लगा के आ जाते हैं, है ना। तो ये भी अपने से मिस्टेक होती है। इसके अलावा और बहुत सारी सिली मिस्टेक होती है। तो अगर हम सिली मिस्टेक का एनालिसिस कर ले, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, पेपर में काम तो आता है। तो आप मिस्टेक लिखते थे? हाँ, लिखता था मैं मिस्टेक। तो मिस्टेक कैसे लिखते थे कि पूरा क्वेश्चन लिखा, फिर उसका सॉल्यूशन लिखा और फिर उसको बार बार रिवाइज किया? आपका मेथड क्या था, या ओनली जैसे शॉर्ट में लिखते थे? हाँ, मैं तो क्या नाम से जो मेरी रफ कॉपी थी उसके पीछे वाले पेज में लिखता था, क्योंकि मैं जब कभी ऐसे फ्री बैठा रहता तो पीछे वाला पेज पलट के उसको देख लेता था मैं कि यार ये गलतियां हो रही है। नहीं, वो लिखने का स्टाइल क्या था? पूरा डिटेल में लिखते थे या शॉर्ट में, जैसे फॉर्मूला मिस्टेक हुआ तो ओनली फॉर्मूला लिखा, और अगर आपका क्वेश्चन में मान लीजिए एक लाइन भूल गए तो वो लाइन लिखी, कैसे लिखते थे? जैसे हाँ, ऐसे अगर सिली मिस्टेक्स तो मैं शॉर्ट में लिखता था, बाकी अगर मेरा जो क्वेश्चन है बार बार गलत हो रहा है तो मैं क्वेश्चन को ही लिख लेता था मैं, या तो मैं सामने स्टिक नोट्स पे लिखता था या फिर रफ के पीछे लिखता था मैं वो, और बार बार रिवाइज करता था उनको, देखता था पीछे, रोज का एक बार तो देखता ही था। वेरी गुड। अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक है उसको शॉर्ट में लिख लो, और कोई क्वेश्चन बार बार मिस्टेक हो रहा है उसको डिटेल में लिख लो। आप क्या करते थे? सर यही स्टिकर्स चिपकाती थी वॉल पे, तो उससे दिखता रहता था वो कि ये मिस्टेक की थी। वेरी गुड। अच्छा, आप दोनों फ्रेंड रहे हो, आप साथ पढ़े हो, आप भी कोटा थे, आपने कोटा सेल्फ स्टडी की है, आपने कोटा में कोचिंग की है, तो आप ग्रुप स्टडी भी करते थे क्या लाइब्रेरी वगैरह में जाके? अपने रूम पे, आप अपने रूम पे, आप अपने रूम पे, लाइब्रेरी वगैरह नहीं जाते थे? ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, ये बताओ कि कभी एक दूसरे की हेल्प करी हो कि भाई मुझे केमिस्ट्री अच्छी आती है, आपको बायो अच्छी आती है, आपको फिजिक्स अच्छी आती है, मुझे ये बता दो, ऐसा ऐसा हुआ? हाँ सर, बहुत। हम लोग डेली डाउट्स डिस्कस करते थे, मतलब मेरी केमिस्ट्री वीक है तो इससे पूछती थी मैं। तो डाउट कैसे डिस्कस करते थे जब आप मिलते ही नहीं थे? तो व्हाट्सएप पे। फोन पे, व्हाट्सएप पे। वेरी गुड। और आप इनसे क्या हेल्प लेते थे? मेरी फिजिक्स वीक थी तो फिजिक्स पूछता था मैं इससे। हाँ, तो फिजिक्स में आपने हेल्प की है इनकी? फिजिक्स अच्छी है आपकी? मतलब थोड़ा प्राउड भी फील होता है, मतलब मेरे मार्क्स बेशक 6 कम है लेकिन मेरी फिजिक्स अच्छी है, ऐसे है ना। वेरी गुड। फिजिक्स में सबसे ज्यादा कितने हैं? 166। वेरी गुड। फिजिक्स में 166 है, और बायो में? बायो में 336। 336, और केमिस्ट्री में? 147। 147। वेरी गुड। आपका कितना इंडिविजुअल था? फिजिक्स में 152 है, केमिस्ट्री में 161 और बायो में 336 होंगे सर। ओके। अच्छा देखो, वैसे तो बच्चों को पता रहता है बायो कैसे करनी, सबको पता, साफ साफ एनसीईआरटी से पेपर आता है, एनसीईआरटी पढ़नी है, बट फिर भी अगर आपका कोई पर्सनल सजेशन हो, आपको लगता हो कि यार आपने 5 साल में नीट निकाला है भाई, 5 ड्रॉप आपने करे हैं, आपको कोई ऐसा पॉइंट लगता हो कि यार मैंने पिछले 4 साल में ये गलतियां की थी बायो की एनसीईआरटी पढ़ते टाइम, हमारे छोटे भाई बहन को नहीं करनी चाहिए? हाँ, मैं तो क्या नाम से जो मैं एनसीईआरटी पढ़ता था तो बहुत सी लाइन ऐसी होती थी कि याद ही नहीं होती, बार बार भूल जा रहे हैं, तो मैं उसको एनसीईआरटी के साइड में जगह होती है वहीं लिख लेता था, और उसको फिर पेंसिल से या पेन से? मैं पेन से लिखता था मैं तो, क्योंकि पेंसिल का मिट भी जाता था थोड़े टाइम बाद तो। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वो कोई लाइन ऐसी रहती थी कि याद तो है, लगता है कि क्वेश्चन आएगा तो उसको स्टिक नोट्स में लिखता था मैं, और फिर बार बार रिवाइज किया। लास्ट टाइम पे क्वेश्चन भी आए मेरे से, स्टिक नोट जो बनाए थे उनसे क्वेश्चन भी मिले हैं। ओके, आपके आपके स्टिक नोट से क्वेश्चन भी आए हैं? वेरी गुड। अच्छा, आपका कोई और सजेशन इसी पे, जैसे एनसीईआरटी पढ़ने में, क्योंकि आपने तो थर्ड अटेम्प्ट में किया है? सर एनसीईआरटी तो हर टाइम पढ़ते हैं तो नई नई चीजें मिलती है, मतलब ऐसा लगता है कि पहली बार पढ़ रहे हैं ये, तो फिर उसको मतलब मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना चाहिए। लास्ट में पेपर जब आता है नीट का तो उससे पहले भी उसको पूरा पूरा पढ़ना चाहिए, मतलब एक बार तो। वेरी गुड। जब 5-6 दिन बच जाते हैं तब। उससे पहले भी आपने पढ़ा था बार बार? अच्छा, आपने एनसीईआरटी को कितनी बार पढ़ा होगा, बायो की एनसीईआरटी को? सर बहुत सी, मतलब गिन नहीं सकते शायद, बहुत सी बार। बार बार पढ़ते रहे, गिना नहीं भाई, बार बार पढ़ते रहो जब तक बिल्कुल रट ना जाए। और आपने कितनी बार पढ़ा होगा? सर पता नहीं, ऐसे तो सर 400 काफी बार पढ़ी होगी, 100 से तो ज्यादा बार पढ़ी होगी, पेज ही गल गए। पेज ही गल गए। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे आपने बोला कि 100 बार पढ़ी, आप 100 बार पिछले 5 साल की बोल रहे हो या 1 साल में 100 बार पढ़ी है? नहीं सर, एक साल में तो कम से कम 15-20 बार तो पढ़ी होगी। इसका मेथड क्या होता है 15-20 बार पढ़ने का? क्योंकि हर टॉपर आगे बोलता 20 बार पढ़ो एनसीईआरटी को, रगड़ दो एनसीईआरटी को, घोट के पी जाओ, लेकिन मेथड क्या है उसका?
मेथड तो जैसे सर अगर मेन तो अपन जैसे टेस्ट वाइज पढ़ते हैं ना तो अच्छा रहता है कि यार इस टेस्ट में सिलेबस आ रहा है तो पहले उसकी कवर करें और फिर लास्ट में जब फुल सिलेबस होते हैं तो फिर स्लॉट में बांटे उसको कि यार इतना टाइम पे इतना करना है और केमिस्ट्री भी पढ़नी है फिजिक्स भी पढ़नी है। ऐसा नहीं कि पूरे दिन भर उसको बायो को ही लेके बैठे रहो फिर जाता भी नहीं है दिमाग में इतना तो। और जो पॉइंट एनसीईआरटी में ऐसा हो कि आपको याद नहीं आ रहा हो या फिर आप पढ़ते हो पर भूल जाते हो उसको लिख लो या फिर एनसीईआरटी जैसे मैं बोला साइड में जगह होती है वहीं पे लिखता था स्टिक नोट्स में लिख लो और अच्छे से उसको बार बार जब भी पढ़ो तो ना उसको जरूर देखो एक बार हाईलाइट करके कि हाँ मैंने लिखा था ये। और बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि जो पॉइंट आप भूल रहे हो या जो आपको टफ लगता है उसको अलग लिख लो और उसी को रिवाइज करते रहो, अपने आप बार बार एनसीईआरटी हो जाएगी। अगर आपको एनसीईआरटी में कोई इजी पॉइंट है वो आता है बार बार उसको पढ़ोगे तो उससे तो आपको बोरिंग लगेगा, है ना? सही मेथड है ये। आप क्या करते थे? सर वही मतलब साइड में लिख लेती थी एनसीईआरटी के और हाईलाइट कर लेती थी फिर वो दिख जाता था मतलब थोड़ा। ओके। अच्छा, कभी शॉर्ट नोट्स वगैरह भी बनाए आप लोगों ने? बनाए बायोलॉजी के जैसे इस बार तो मैंने और बार तो मैं क्या करता था कॉपी में बनाता था पर लास्ट टाइम पे इतना टाइम मिलता ही नहीं था कि उनको पढ़े तो इस बार मैंने स्टिक नोट्स बनाए थे और दीवार पे चिपका लिए थे। तो जब भी मेरा जो टेस्ट होता था कोचिंग का तो मैं ना उससे पहले 1-2 घंटे में उनको पढ़ता था सारे को और अच्छे से याद भी हो गए थे वो क्वेश्चन भी आए वहां से तो काफी अच्छा लगा फिर कि यार फायदा तो हुआ कुछ। बिल्कुल अच्छी बात है अगर आपने शॉर्ट नोट्स देख रखा और वहां पे आपको एक ऐसा पॉइंट दिख जाता कि आपके शॉर्ट नोट्स से कॉन्फिडेंस भी बढ़ता पेपर में कि हाँ, जैसे भाई मैंने आपको बोला कृष्णा बैच में पढ़ाया और वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, उससे तो आपको खुशी मिलती है, लेकिन खुद के शॉर्ट नोट से जब क्वेश्चन आता है ना वो खुशी 10 गुना ज्यादा होती है और उससे बढ़ता अपना कॉन्फिडेंस। और जिसका बढ़ जाए कॉन्फिडेंस उसको फिर एग्जाम अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। तो शॉर्ट नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, आप भी मानते हो? यस सर। आपने भी बनाए थे? यस सर। तीनों फिजिक्स के? में नहीं, बायो में नहीं बनाए थे Very क्योंकि good. बायो में पूरी एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट होती है तो पढ़ना पड़ता है उससे। और फिजिक्स में केमिस्ट्री में बनाए थे जैसे एक चैप्टर 2-3 पेज का हो गया वेरी गुड। उस हिसाब से। अच्छा, फिजिक्स में आप पूरा वो डेरिवेशन लिखते थे या सीधा फॉर्मूला लिख लिया या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए? फॉर्मूला। और केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में भी इम्पोर्टेंट चीजें होती थी एनसीईआरटी की हाँ, तो वही वो लिखती थी लिखते थे। बस। अच्छा, कई बच्चे पता क्या करते हैं कि शॉर्ट नोट्स में ना शॉर्ट में लिख लेते हैं, वो लिखना चाहिए या ओनली वो पॉइंट लिखना चाहिए जो आपको याद नहीं होता? जो याद नहीं होता बस, क्योंकि फिर वो लास्ट में बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर वो कोई मतलब नहीं रहता उसका। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में आपने जैसे ऑर्गेनिक की रिएक्शंस है वो कैसे याद करी? सर वो आपके कृष्णा बैच के लेक्चर्स देख के ही की थी मतलब वहीं से? मुझे हाँ थोड़ी केमिस्ट्री वीक है मेरी तो समझ में नहीं आता था ऐसे कुछ। फिर पढ़ना स्टार्ट किया तो फिर लिखना स्टार्ट किया उनको फिर धीरे धीरे याद होगी। और ऑर्गेनिक में रिएक्शन ओनली कृष्णा बैच वाली करी? यस सर। वेरी गुड। मतलब एनसीईआरटी से ही आता पूरा। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक छोड़ो यार, आजकल फिजिकल भी पूरा एनसीईआरटी से आ रहा है। लेकिन टीचर तो मना करते हैं। आपकी क्लास में बोला टीचर ने कभी एनसीईआरटी नहीं बोला, वो लोग बोलते हैं कि हमारा ही इनफ है बस हमारे नोट्स पढ़ लो हाँ। यहीं से आएगा पेपर। बट एनसीईआरटी पढ़ना तो बहुत आपको important कॉन्फिडेंस कैसे आया कि एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा मुझे? सर लास्ट ईयर्स के पेपर देखे तब लगा कि ये तो एनसीईआरटी से आ रहा है सब कुछ तो वो तो एक बार कवर करना ही है। फिर इसने आपका बैच ज्वाइन किया था तो इसने बताया मुझे, फिर तब से पढ़ना स्टार्ट किया। वेरी गुड। मतलब अंकुश ने बताया आपको कि कृष्णा बैच को फॉलो करो। वेरी गुड। अब जैसे एक पॉइंट हो रहा है, अब बार बार हम एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, तो आपने पीसीबी की एनसीईआरटी पढ़ा था? मैं केमिस्ट्री और बायो की पढ़ी थी, फिजिक्स को नहीं पढ़ा। फिजिक्स नहीं पढ़ा? नहीं, बिल्कुल। सर। ओके, आपने? सर कुछ कुछ चैप्टर्स पढ़े थे लाइक मॉडर्न फिजिक्स हो गया और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह। ओके। यस। आप क्या कहोगे, मतलब जैसे केमिस्ट्री और बायो की एनसीईआरटी तो मस्ट है, ठीक है। अब फिजिक्स में आप गाइड करो बच्चों, क्योंकि फिजिक्स आपकी अच्छी भी है, आपने स्कोर भी अच्छा किया है, तो आप बच्चों को बताओगे एनसीईआरटी पढ़ना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, और अगर पढ़ना है तो कौन से टॉपिक बच्चे को पढ़ने चाहिए एनसीईआरटी से? सर जो बच्चे अभी 12th का एग्जाम देंगे उनको तो मस्ट है पढ़ना क्योंकि बोर्ड्स में भी आएगी वो। और फिर जो लोग मतलब 700 हाँ ड्रॉपर 700 तक स्कोर करना चाहते हैं उनको तो मस्ट है पढ़ना चाहिए। पूरी एनसीईआरटी पढ़ना यस चाहिए? सर, उससे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं आजकल, जैसे ग्राफ उठ के आ गया बीच में से एनसीईआरटी का तो वो ध्यान नहीं रहता
तो इसलिए पढ़नी चाहिए। ओके। और जो बच्चे जैसे ये जाते हैं कि यार हमें एक है ना रेप्यूटेड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, हमें नहीं जाना टॉप, हमें नहीं करना 700 प्लस, हमें तो बस एक है ना अच्छा कॉलेज चाहिए है, उसके लिए फिजिक्स की एनसीईआरटी में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बच्चे को पढ़ने चाहिए? उसमें क्लास के नोट्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, और जो वेटेज वाले टॉपिक्स है जैसे मॉडर्न फिजिक्स हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, इन सब पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए, थर्मल फिजिक्स। नहीं, मैं एनसीईआरटी की पूछ रहा हूँ, एनसीईआरटी के कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए? क्योंकि मैंने ये सुना हमेशा बच्चे भी बोलते रहते हैं, है ना, टॉपर भी बोलते हैं कि कम से कम जो थियोरेटिकल चैप्टर है तो वो तो पढ़ लो फिजिक्स की एनसीईआरटी। कौन से चैप्टर है वो? सर रे ऑप्टिक्स, रे उससे ऑप्टिक्स, यस सर, उससे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। ओके। और मॉडर्न मॉडर्न फिजिक्स से फिजिक्स, सेमीकंडक्टर वगैरह आ गया, हाँ सर, उन सेमीकंडक्टर से भी आते हैं। और और इसके अलावा 11th में तो कोई 11th का ऐसा नहीं करना, नहीं है। मतलब 12th में जो 12th थियोरेटिकल, के, हाँ 12th के पढ़ने चाहिए एक एक बार। 12th की फिजिक्स के एनसीईआरटी के चैप्टर पढ़ने चाहिए। क्यों, ठीक बोला उन्होंने? फिजिक्स का पेपर आ रहा है एनसीईआरटी से। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, लास्ट ईयर भी आए थे, इस बार भी आए हैं। ठीक है। अच्छा, आप एक लास्ट पॉइंट पे बात करेंगे, रिवीजन का बताओ, आप रिवीजन करते थे या नहीं करते थे? करते थे सर। रिवीजन कैसे करते थे? मतलब एक तो रेगुलर रिवीजन होता है, एक वीकली, एक मंथली प्लान करके करते थे, या जब भी आपको टाइम मिले तब करते थे? सर टेस्ट होते थे बीच बीच में, तो उसमें जो सिलेबस आता था उससे हो जाता था, मतलब रिवाइज, मतलब टेस्ट के बैक अकॉर्डिंग पोर्शन। रिवाइज करते यस थे सर। कि भाई अब आपका मान लीजिए रिवीजन टेस्ट 1 आ रहा है, रिवीजन टेस्ट 2 आ रहा है, तो उसमें जो चैप्टर आएंगे उस डेट से पहले पहले आपको वो कर देने हैं। यस सर। आप कैसे करते थे? सर मैं जैसे सेल्फ पढ़ा हूँ तो मैं एक बार तो पूरा करने को देखता था कि यार 20 दिन में एक बार पूरा सिलेबस हो जाए, 15-20 दिन, 25 दिन में क्वेश्चन वाइज। फिर अगली बार जब करता था तो मैं 7-7 दिन का स्लॉट लेता था कि यार इस टॉपिक को 7 दिन बाद वापस रिवाइज करूंगा, क्योंकि अगर मैं वापस दूसरी बार भी पूरे सिलेबस पे जाऊंगा तो वापस भूल ही जाऊंगा, जहाँ तक खत्म होगा वापस दोबारा पढ़ना स्टार्ट करूंगा। तो मैं 7-7 दिन के गैप में वापस पढ़ता था उस टॉपिक को जो मैंने पढ़ा है। ओके, मतलब जो आज आपने पढ़ा है ना वो 7-8 दिन के बाद दोबारा आपका रिवाइज हो जाना चाहिए। यस सर। इसको वीकली रिवीजन बोलते हैं। इसके अलावा आप मंथली रिवीजन भी करते थे? मंथली रिवीजन भी करता था जब मेरे को फुल सिलेबस करना होता है तब। बाकी 15-15 दिन के गेम में तो मैं कर ही लेता था कि यार ये तो इतने टाइम में करना ही है, वरना भूल ही जाऊंगा वापस। मतलब रिवीजन करने का एक बेनिफिट ये भी होता ना कि आप जब उसको बार बार देख लेते हो ना, फिर लास्ट टाइम पे ना वो आपको बस पेज पलटने होते हैं, आपको सब कुछ याद आता है कि क्या क्या लिखा है ना? यस सर। ओके। अच्छा, आपने डेली रिवीजन भी किया? जैसे आज आपने जो पढ़ा, रात में आप 2 बजे सोते थे, तो 2 बजे सोने से पहले एक बार यार देख लो, कुछ पढ़ लो, आज क्या क्या पढ़ा है, ऐसा करते थे? नहीं सर, ऐसा तो कभी कभी ही करता था। जैसे कोई टॉपिक मेरे को याद नहीं होता था कि यार मैं भूल जाता हूँ, बार बार पढ़ रहा हूँ, 2 दिन बाद ही भूल जा रहा हूँ, तो उसको मैं देखता था रात को कि एक बार देख लेते हैं रात में, फिर उसको सोते टाइम भी इसको थोड़ा इमेजिन करता था तो याद हो जाता था अच्छे से वो। ओके, वेरी गुड। तो मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो हमने कवर कर दिए हैं। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पॉइंट ऐसा जो आपकी तरफ से बच्चों को बोलना चाहिए, या आपका ऐसा कोई पॉइंट, जैसे भाई इन्होंने बोला कि इनके पापा गुजर गए थे, फिर उसके बाद इन्होंने देखा कि ये पापा का सपना था कि डॉक्टर बनना है, और अब अपने पापा का सपना ये पूरा करने जा रहे हैं। आप लोगों को कोई और ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट जिससे बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले? सर फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, मतलब इस जर्नी में। ओके। तो फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, पापा ने, मम्मी ने, और मेरे भैया है एक, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। वेरी गुड। मतलब जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं कि आप अपने बच्चों को जितना सपोर्ट करोगे वो उतना ही आगे बढ़ेंगे, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे फिर वो फेल होते रहेंगे। आपका कुछ और कहना है? वही सर कि प्रेशर नहीं डालना चाहिए। एक तो बच्चा अगर करना ही नहीं चाह रहा बच्चा, तो फिर उस पर प्रेशर भी नहीं डालना तो चाहिए। आपके पेरेंट्स ने प्रेशर डाला तो? नहीं सर, कभी नहीं डाला। तो जैसे आपके 500 से क्रॉस आपने 4 बार किया, फिर 5th टाइम में आपके यहाँ पे आया, 5th ड्रॉप में 600 क्रॉस किया, तो उस टाइम नहीं बोला आपके पेरेंट्स ने कि यार बार बार अब छोड़ दे इसको, किस्मत में नहीं है? किसी ने भी नहीं बोला। मेरे से मार्क्स भी पूछते थे ना तो बस इतना है मैं बताता था, बाकी फिर बस रैंक पूछते थे और कुछ भी नहीं। बाकी तो कि आ रहे आ जाएंगे आगे, मैं बोल देता था कि विश्वास रखो आ जाएंगे। वेरी गुड। मतलब जिसको खुद पे विश्वास है वो करके दिखाता है। बिल्कुल। अच्छा, कोई और ऐसा सजेशन पॉइंट आप जो बोलना चाहते हो? तो जैसे दोस्तों के साथ ज्यादा मतलब बैठना उठना ज्यादा नहीं चाहिए, कि क्योंकि कोई दोस्त अगर गलत इसमें पड़ गया तो फिर उसके साथ साथ तुम्हारा भी लॉस होगा फिर उसमें। और दोस्तों से बचो मतलब। हाँ, और बाकी मोबाइल से भी दूर ही रहना चाहिए। मैं तो आया था तब कीपैड मोबाइल लेके आया था यहाँ पे। अच्छा, कीपैड मोबाइल यस लेके सर। आए? हाँ। वेरी गुड।
फिर आईपीएल मैच कहाँ देखते थे? बाहर मैच नहीं, उस टाइम तो नहीं देखता था कुछ भी। उसके बाद फिर जब ऑनलाइन क्लासेस लगी तब क्या नाम से मोबाइल आया मेरे पास दूसरा। तो तब देखा। यस सर। मतलब मोबाइल आया तो थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन तो हुआ है। हुआ है सर, हुआ है बहुत। तो आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर रहे हो, यूज ही मत करो। हाँ, अगर आपको लगता है कि यार मेरे से तो रहा ही नहीं जा रहा मोबाइल के बिना, तो फिर भी दोस्त का ले लो थोड़ी देर, 5-10 मिनट के लिए, या फिर घर पे रह रहे हो तो घर वालों का ले लो। ठीक। बाकी पर ज्यादा टाइम यूज ना करो तो अच्छा है। ओके, ठीक है। और कोई पॉइंट आपकी तरफ से? सर लास्ट में मैंने 1 मंथ में बिल्कुल मोबाइल यूज नहीं किया था, बस लेक्चर्स देखती थी बस। ओके, मतलब लास्ट 1 मंथ में आपने कुछ भी मोबाइल पे टाइम वेस्ट नहीं नहीं सर। किया और उसका रिजल्ट आपको मिला है। ठीक है, बिल्कुल सही है। कोई और पॉइंट फिर भी बोलना है तो हो गया आई थिंक। तो भाई अंकुश और हर्षिता भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना ऑनेस्टी के साथ इंटरव्यू दिया, मतलब जो रियल प्रॉब्लम्स आती है वो आपने बच्चों की बताई है। और आई थिंक जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको भी काफी हेल्प मिली होगी और आगे के लिए उनको काफी गाइडेंस मिली है। तो अब वो भी आपसे इंस्पिरेशन लेके डेफिनेटली क्वालिफाई करेंगे। अगर अंकुश 5th ड्रॉप में कर सकता है, हर्षिता 2nd ड्रॉप में कर सकती है, तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। लेकिन चाहिए क्या? डेडिकेशन चाहिए और आपका पूरा फोकस चाहिए। जैसे दोनों ने खास बात क्या बताई भाई, आप है ना मोबाइल डिस्ट्रैक्शन से बचो। मोबाइल डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा है, इससे अपने को बचना है। और इसके अलावा केमिस्ट्री और बायो की एनसीईआरटी तो मस्ट है। और जैसा हर्षिता ने बोला कि अगर आपको 700 प्लस स्कोर करना है, टॉप में रैंक लाना है, तो फिजिक्स की भी पूरी एनसीईआरटी आपको पढ़ना होगा। और अगर आप एक रेप्यूटेड कॉलेज में जाना चाहते हैं, आपको अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, टॉप रैंक की आपको कोई जरूरत नहीं है, तो आप फिजिक्स में ओनली थियोरेटिकल चैप्टर के पढ़ लें जो आपके क्लास 12th में आते हैं, उनकी फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ ले। बट बायो और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़ना है, बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, नहीं तो फिर आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। और इसके अलावा कभी आपके टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं, डिमोरलाइज नहीं होना है, अपनी मिस्टेक्स का एनालिसिस करना है, उनको अच्छे से रिवाइज करना है और रिवीजन मस्ट है। तो ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैंने सम अप भी कर दिया, आपको बता भी दिया। बाकी आपने पूरा इंटरव्यू देखा है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके लिए मैं दोनों को इनको थैंक्स भी बोलता हूं और आगे के ब्राइट फ्यूचर के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। तो एक बार अगर आपको इंटरव्यू अच्छा लगा तो आप हर्षिता को और अंकुश को थैंक्स जरूर बोले। आपका जो मैसेज है, आपकी जो ब्लेसिंग्स है, इन तक जरूर पहुंचाएं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब इनके लिए एक बार जरूर प्रेयर करें कि ये दोनों फ्रेंड अपने सेम कॉलेज में जाएं और अच्छे डॉक्टर बन के हमारे देश की, समाज की, गरीबों की भलाई के लिए काम करें। थैंक यू।